अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाज़ेब अहमद। नया दिन के साथ और मेरे साथ हैं महक असलम। नया दिन है, नई सुबह। गुड मॉर्निंग भाई, जितने लोग हमें देख रहे हैं। एक नया अज़्म है और बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं आपके लिए। नेक दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, स्पेशली वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं या किसी भी मुश्किल से दो चार हैं या फिर चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाए। तो हमारी दुआ यही है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल है तो अल्लाह ताला उसको जल्द आसानी में तब्दील करे। और जैसा कि हम डेली अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक अच्छी बात करते हैं, वो इसलिए ताकि थ्रू आउट डे आपकी जो है वो सोच में वो अच्छी बात रहे। क्योंकि ज़ाहिर अगर दिन के आगाज़ पे शाज़ेब एक आप अच्छी बात करेंगे तो रात के किसी पहर जब आप सो जाते हैं तो सोने से पहले कहते हैं ना कि सोने से पहले पूरे दिन की एक्टिविटी को याद किया करें। तो सोने से पहले आप हमारा प्रोग्राम याद किया करेंगे सुबह के वक्त मैं क्या शाज़ेब ने अच्छी बात क्या की थी। तो आज की अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी में नागवार को गवार करना सीखें। लाइक अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उस पर आप वो रिएक्शन ना दें कि जो कि आपको लगे कि लिमिट से भी आगे है। मतलब ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही, किसी का कोई स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, किसी का कोई पहनावा अच्छा नहीं लग रहा, उस पे आपका तर्ज़े तनकीद ऐसा होना चाहिए शाज़ेब। मैं आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि बर्दाश्त करना हर चीज़ को बहुत ज़रूरी है। जो अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात को सुने, और अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, अगर जैसे कि मुझे कोई किसी की बात ही ना पसंद आती तो उसका एक तरीका होता है करने का ना, कि लाइक आप उसे बड़े प्यार से, पोलाइटली, बड़े तहम्मुल से आप बताते हैं। ये नहीं कि आप सामने वाले पे चढ़ाई कर दें। क्योंकि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं या आप किसी को बता रहे होते हैं कि देखिए आपके ड्राइविंग का स्टाइल, आपके पहनावे का, आपके बात करने का, आपके काम करने का, इवन आपके घर में अगर कोई मेड भी है ना तो उसकी भी कभी कभी गलतियां आप इग्नोर कर दें इस अंदाज में कि आप उसको प्यार से समझाएं। इसका मामला बहुत आसान होते हैं। जिंदगी गुजारने का यही एक तरीका है। और ये भी सोचना चाहिए कि आप भी कहीं जगहों पर गलतियां करते होंगे और लोग आपकी गलतियां बर्दाश्त करते हैं, तो फिर आपको भी बाकियों की गलतियां बर्दाश्त करनी चाहिए। दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। मियां बीवी का रिश्ता एक पाकीज़ा और हलाल रिश्ता है। ये घंटों या दिनों का सफर नहीं है, बल्कि कोई ऐसा नापुख्ता फैसला है कि अगर पसंद नहीं तो उसे दुकान से एक चीज की तरह वापस कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। इस्लाम एक वाज़े तर्ज जिंदगी का तरीका भी बताता है। अगर मर्द और औरत एक दूसरे को नापसंद करते हों तो वो शरीयत के मुताबिक अलग हो सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। एग्जैक्टली। और जब आज की हम बात करते हैं तो आज की सोसाइटी में डिवोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। लाइक मामूली बातों पर हम ये देखते हैं कि घर टूट जाते हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी सोसाइटी में ये जो डिवोर्स रेशो है ये इतना क्यों बढ़ गया है? क्या लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, या फिर हम ये कहें कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, या फिर ये कहते हैं कि ओके ठीक है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ इसमें किसी लड़के के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ख़वातीन, अगर स्पेसिफिकली मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर खुला के लिए लड़कियाँ जो हैं उनकी रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर। अगर मैं मर्दों के हवाले से बात करूँ तो लड़कियाँ ज़्यादा जो हैं वो फैमिली कोर्ट से रुजू करती हैं कि उन्हें खुला चाहिए। अब इसकी क्या वजह है? इस पर जितनी हम बात करेंगे उतनी कम है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम सोशल मीडिया, लाइक हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि किसी भी सेलिब्रिटी ने अपने डिवोर्स की अगर कोई तस्वीर लगाई होती है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है, हम वैसे ही सोशल मीडिया को देख के बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हम जो हैं उनको एक ट्रेंड सेटर मानते हैं। तो क्या ये खुदा न खास्ता हमारी सोसाइटी में कोई ट्रेंड सेट होने जा रहा है? मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान यूसुफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये हमारी सोसाइटी की बड़ी तल्ख हकीकत बनती जा रही है कि जो डिवोर्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और स्पेशली अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा है जो कि फैमिली कोर्ट से रुजू करती हैं खुला के लिए। इसकी मेन रीज़न आप क्या समझते हैं? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। एक इंतहाई दुखता तकलीफ दे मौजू हमारे माशरे को बिखरने का सबब बनते हुए मौजू को समाज ने चूज किया। अल्लाह की इंतहाई बरगुज़ीदा मखलूक इबादत गुजार अज़ाज़ील से इब्लीस और आम ज़बान में शैतान के नाम से पुकारा गया। वो क्यों वो अज़ाज़ील से इब्लीस और शैतान बन गया? क्योंकि उसने कहा कि मैं बेहतर हूँ, मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैं अना, गुरूर, तकब्बुर, घुमंड उसको वहां तक ले गया जहाँ पे वो अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। फिर उस इब्लीस ने सबसे पहला काम क्या किया
उसने अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते मियाँ और बीवी आदम और हव्वा को बरकरार शुरू किया और फिर वो उसका शिकार हो गए। अब आप ये सारा कुछ अपने मियाँ बीवी के अपने माहौल के अंदर उतार लीजिए। इस्लाम बड़ा वाज़ेह है, वो जब रिश्तों की बात करता है खास तौर से मियाँ और बीवी की, वो अदन की बात नहीं करता, वो गिव एंड टेक की बात नहीं करता, वो एहसान की बात करता है। मियाँ बीवी जब एक दूसरे को अपने आप को नफी करके अपने से ज्यादा किसी की कदर करेंगे, कुर्बानी देंगे, रिश्ता पर रिश्ता बनेगा, गिव एंड टेक पे रिश्ता नहीं बनेगा। आजकल की जो हमारी तरबियत है वो गिव एंड टेक के ऊपर कायम है। आपने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बाय बाय। अच्छा इमरान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि अब ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल बदलती जा रही है, मुसलसल हम ये एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि पहले आपकी जितनी प्राइवेट लाइफ होती थी अब वो पब्लिक होती जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। आप अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। क्या ये नौजवान इंस्पायर होते हैं या जो भी रिश्ता इज़्दिवाज उससे मुंसलिक होते हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं मुख्तलिफ लोगों से और उसके बाद ऐसे फैसले कर लेते हैं? लेकिन क्या वजूहत हैं? आप समझते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है सोशल मीडिया का डाइवोर्स के बढ़ने में? खुद नुमाई तारीफ ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है और जब ये एतदाल से बढ़ जाती है तो उस वक्त फिर इसी तरह की प्रोग्रामेबल हरकतें होती हैं जिस तरह की हमें नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया हो या इवन डिजिटल मीडिया हो या इवन माजरत के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस वक्त हम देख रहे होते हैं इन चीजों को तो हम महव होते हैं, यानी प्रोग्रामेबल हो जाते हैं। आप खुद बताइए कि क्या हमारे जो ड्रामे हैं जो कि जाहिर है अब डिजिटल मीडिया पे ही नजर आते हैं ना, हम अब ज्यादातर डिजिटल मीडिया पे ये सारी चीजें देखते हैं, हमारा टीवी हमारे फोन पे शिफ्ट हो चुका है। क्या वो घर बनाने की बात कर रहे हैं या घर बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? क्या वो ठहराव की बात कर रहे हैं? क्या वो ये बात कर रहे हैं कि सब्र भी कोई चीज होती है, शुक्र भी कोई चीज होती है, एतबार भी कोई चीज होती है? या वो ये बता रहे हैं कि कुछ भी मिले कैसे भी मिले फौरी हासिल कर लो? क्या हलाल और हराम की तमीज हम बता रहे हैं या हम हलाल और हराम को जायज करार दे रहे हैं जिस तरह हमारे माशरे के अंदर नजर आ रहा है? सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, शायद हम अगर ये कहें कि मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं हम तो गलत नहीं होगा। लाइक अगर लड़की ये सोच रही है कि अच्छा ठीक है मेरी ज़रूरियात ये शख्स पूरा नहीं कर रहा और मुझे एक बेहतर ऑप्शन मिल रही है, बजाय इसके कि जब पहले हम देखते थे कि अम्मा बस समझाते थे कि नहीं बेटा गुजारा कर लो, लेकिन अब की लड़कियाँ या अब के मर्द जो हैं वो ये नहीं सोचते। अगर उन्हें एक बेहतर ऑप्शन मिल रहा है जो कि उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है, A1 है, अच्छा कमा रहा है, ये अच्छी कमा रही है, इसके अलावा जनाब इसका करियर बड़ा अच्छा हो जाएगा आगे जाके, तो वो उस ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं। तो ये मटीरियलिस्टिक हो जाना ये भी मुझे लगता है एक फैक्टर है और शायद हमारी एक ग्रूमिंग का जो लेवल है वो भी बदल चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। मादा परस्ती जो है वो इतना अट्रैक्ट करती है। मैं किसी प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि आज का महबूद, आज का खुदा पैसा है। और क्योंकि वो लोग समझते हैं कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है और वो इस धोखे के अंदर आ गए कि मटेरियल से खुशी हासिल हो सकती है। जबकि हम जाहिर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्लिनिक्स पूरी दुनिया में रन करते हैं, 10,000 से ज्यादा पेशेंट देखते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद वो है जिनके पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं है। वो हर दुनिया की गोलियां खाते हैं और वो समझते हैं कि हम गोलियां खा के सही हो जाएंगे, लेकिन कोई गोली ऐसी नहीं है जो औलाद को फरमाबरदार और लाइफ पार्टनर को वफादार बना दे। और यही हमारी गलती है कि हम समझ रहे हैं कि जिस मादा परस्ती पे, जिस महंगी महंगी चीजों के ऊपर, जिस खुशनुमा धोखे चीजों के ऊपर, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, फैशन हो, मोबाइल्स हो, हमें लगता है कि हम इससे खुशी हासिल करेंगे, जबकि हम खुद तजर्बा करते हैं कि जिस चीज के लिए हम मर रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, वो चीज हासिल करने के बाद उदास क्यों होते हैं? चाहे वो मेरी बहनें कपड़े खरीद के हों, चाहे मोबाइल फोन खरीद के भाई हो या गाड़ी खरीद के हो, फिर उदास क्यों बैठा है? क्योंकि उसकी यही गलत फहमी है कि वो ये समझता है कि चीजों में सुकून और इत्मीनान और खुशी है, सही, जब सही। सुकून इत्मीनान लोगों में होगा। इमरान साहब, एक तो जो पॉइंट्स मुझे समझ आ रहे हैं, एक तो नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, और फिर जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हर एक को आजकल आज़ादी चाहिए, वो कोई भी पार्टनर हो। लेकिन आप ये बताइएगा जरूर, जो तमाम हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, कि इसका हल फिर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या आपकी गाइडेंस क्या हो सकती है एज ए साइकोलॉजिस्ट उन तमाम लोगों के लिए? देखिए, बड़ी गाइडेंस तो दरबार मदीने से ही आएगी भाई। सब्र और शुक्र, यही दो पैमाने हैं जिसके ऊपर जिंदगी गुजरती है, और हम उसमें भी धोखा खा रहे हैं। रब ताला कहता है जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसको और देता हूँ, और जो शुक्र अदा नहीं करता उसको परेशान रखता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले उसका शुक्र और उसकी कदर
यानी ये भी एक जुल्म है कि जो चीज हमारे पास मौजूद है हम उसकी कदर ना करें, इसीलिए फिर हम जो है वो बेचैन हैं। तो बड़ा शॉर्ट जो है वो हल है सब्र और शुक्र, ये दो के अंदर पूरी जिंदगी के अंदर आपके सुकून ही सुकून है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक और मेन फैक्टर, बच्चे इससे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। लाइक आपके एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चों के बाद बाप ने ये सोचा कि भाई मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं है, या औरत ने ये सोचा कि भाई ये शख्स मेरी अब ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, तो बस ठीक है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मुझे इससे अलग हो जाना है। लेकिन वो जो बच्चों पर एक इम्पैक्ट रह जाता है, वो थ्रू आउट लाइफ एक ब्रोकन फैमिली से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। वो सोसाइटी में ये कहलाते हैं कि ये दोनों बच्चे या ये तीनों बच्चे या ये एक बच्ची या बच्चा एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो इसमें या तो माँ की या बाप की, हम देखते हैं कि वो उनका सेल्फिश होना उन बच्चों के फ्यूचर को तबाह कर देता है। यही है ना बेटा, जब मैंने आगाज में बात कही थी ना, जब मैं और मैं, तो जब मैं सिर्फ मैं की सोचूंगा तो फिर बाकी बच्चे कौन होते हैं और शौहर कौन होता है और बाप कौन होता है और माशरा क्या होता है। हमारे पास जितने मोस्टली केसेस आते हैं जिसके अंदर ये डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंग्जाइटी का, एग्रेशन का, नशे का, उसके अंदर एक मेजर रूट कॉज यही होता है कि उनके माँ बाप या तो अच्छे ताल्लुकात में नहीं रहे या उनके माँ बाप ने किसी भी ऐसे लम्हे के ऊपर एक दूसरे को छोड़ा। अच्छा। उनके बच्चे जिंदगी भर एक मजरूह शख्सियत के साथ रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और शॉर्टली बताएगा चीज़ कि जब जो कपल आपके पास आता होगा वो क्या मेन रीजंस लेकर आते हैं कि हम क्यों जो है वो अपने पार्टनर को छोड़ना चाह रहे हैं? फाइनेंशियली इश्यूज, सास के इन्वॉल्वमेंट, घर वालों की इन्वॉल्वमेंट, क्या वो बताते हैं आपको? एक मेजर चीज है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं है, हम एक दूसरे को समझा नहीं पाते, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, यानी एक दूसरे को कह रहे होते हैं। अच्छा। ये मेरे साथ होते भी मेरे साथ नहीं होते। ये मेजर इश्यू है जो दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की मौजूदगी में मौजूद होते हैं लेकिन हाजिर नहीं होते, एक दूसरे को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। वो तवज्जो तो बाकी दुनिया को देते हैं, वो एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या मेन रीज़न फिर हम ये भी समझिए कि भाई आपका कम्युनिकेशन गैप इतना हो जाता है, या लाइक आप कुछ शेयर भी करना चाहते हो तो आप कहते हैं कि सामने वाला सुनने के लिए तो तैयार नहीं, उससे बात करने का क्या फ़ायदा? ये हम खुद एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं अगर ये एज्यूम करूँ कि भाई मैं अपने मियाँ से क्या बात करूँ, वो ऑफिस से घर आते हैं, आके वो सो जाते हैं या मोबाइल में लग जाते हैं, तो मुझे कोई बात नहीं करनी। ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये गैप आ जाता है। तो आई थिंक इसको भी हमें एक मेन रीज़न रखना चाहिए और इस पर काम करना हर कपल के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये भरोसा टूट गया ना। यानी मुझे एक मियाँ बीवी को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहा कि मैं उनसे बात भी करूंगा तो इसकी कोई कदर भी होगी या इसका कोई हल होगा। ये भरोसा बेटा पहले दिन तो शादी के निकाह के फौरन बाद तो नहीं टूटता ना। ये वो निकाह करने के आप कहते हैं शुरू में बहुत अच्छे थे फिर ऐसे हो गए, तो फिर यही फर्क तलाश करें कि क्या चीज शुरू में करते थे जो अब नहीं कर रहे, और वही आपको रीजन मिलेगा कि वो एक दूसरे के ऊपर तवज्जो नहीं देते। वो बात करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें भी नहीं डालते, वो हाथ पकड़ने के बावजूद भी दुनिया में किसी और जगह के ऊपर उनका दिमाग या खुद मौजूद होते हैं। हम एक दूसरे को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, हम इसलिए एक दूसरे की वो अहमियत को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, तारीफ के 2 बोल बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ दफा मियाँ और बीवी एक अपने घर के अंदर अजनबी होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं। अब मुझे बिल्कुल आपकी ये बात क्लिक कर रही है कि एक तो सब्र शुक्र करना बहुत ज़रूरी है, और सेकंडली जिस tरिके से आप बता रहे हैं कि दूसरे को टाइम देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर में ये ज़रूर बताइएगा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल इतने सबके बिजी शेड्यूल्स हो गए हैं, मतलब सोशल मीडिया को तो हम इसका एक जिम्मेदार एक हद तक ठहरा भी रहे हैं, लेकिन सेकेंडली हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल लोग भी अपने आप को एक रेस में लगाया हुआ है सबने। आप समझते हैं जो सब रेस में लगे हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, ऐसे वक्त में हम अपने आसपास के रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनको वक्त नहीं देते, उन पर ध्यान नहीं देते? आपकी बात सही है, मैं सिर्फ एहतराम के साथ इख्तिलाफ करूंगा। हमारे पास बहुत वक्त है, तभी हम घंटों सोशल मीडिया और टेलीफोन और व्हाट्सएप पे बर्बाद कर रहे हैं। और हम जो है वो अगर मियाँ बीवी को खास तौर पर, और अगर आप जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनसे अगर आपको वाकई मोहब्बत है, 1 घंटा मोबाइल फोन ऑफ करने के बाद एक साथ वक्त गुजारें। आप देखें आपके पास कितना वक्त ही वक्त है। हम वो जो उस पर गुजार रहे हैं वो हम मोबाइल ऑफ कर रखते हैं ना, टाइम ऑफ कर रखते हैं, 1 घंटा मोबाइल भी बंद रहेगा। कोई क़यामत नहीं आएगी दुनिया में। आप इतने अहम नहीं है कि आपके मोबाइल फोन बंदने से दुनिया उधर की उधर हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसी तरीके से अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये जो रेशो हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है डाइवोर्स की, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन हम सोचना होगा, अपने आसपास देखें और सोचें समझें कि किस तरीके से
अपने रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। और इंडिविजुअली हम सबका किरदार बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। दो मेन चीज़ें, एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पार्टनर जो दिया है उसके अंदर अगर 100 बुराइयाँ 99 बुराइयाँ हैं तो एक अच्छाई तो अल्लाह ताला ने रखी होगी ना, तो उस एक अच्छाई को याद कर लें और जो है उस पर शुक्र अदा करें, जो नहीं है उस पर सब्र करें। हमेशा हम ये कहते हैं ना फलाने के पास ये है, तो आप एटलीस्ट ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है, क्योंकि जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है वैसी ज़िंदगी जीना। वेलकम बैक। आज हमने बात करनी है आपके खाने पर। मैंने ये नहीं पूछा कि आपके घर पका क्या है, लेकिन ये ज़रूर बताना है कि आप क्या पका सकते हैं जो कि हेल्दी हो आपके लिए और आपके पूरे घर वालों के लिए। ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना ज़रूर खाएं ताकि आप हेल्दी रहें, फिट रहें, क्योंकि हमने देखा अक्सर मार्केट में हमें ऐसे खाने मिल रहे होते हैं जिसमें मसनूई खाद होती है, केमिकल्स होते हैं। बाज़ारी खाना जो है, क्या हम सोचते हैं कि कभी कभी कि यार ये क्या हेल्दी होता है, लेकिन वही बात है कि भाई ज़बान के चटखारे जो है हम उसको कैसे भूल जाएं। जब भी कहीं हमें स्ट्रीट फूड नज़र आता है तो हम ये कहते हैं फ़ौरन से लपक जाते हैं। शाहज़ेब आपको पसंद है? बगैर समझे बगैर बस खा लेते हैं कि ये मज़ेदार होगा, लेकिन आपको समझाना बड़ा ज़रूरी है। समझाना ज़रूरी है। इसके बाद हम देख रहे हैं महक कि जो बीमारियां हैं उसमें बेहद इजाफा हो रहा है, मैदे के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अमराज़ क़ल्ब बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट में छोटे छोटे बच्चों को देखते तो बड़ी हैरानगी होती है कि इसकी क्या वजूहात हैं, और फिर समझ में यही आता है कि ग़िज़ाइयत जो है वो खानों से ख़त्म होती जा रही है। अब ना ग़िज़ा रही है ना ग़िज़ाइयत रही है, और सेहत से भी हम चले गए तकरीबन। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, और ऑर्गेनिक खाने का जो हम जिक्र करते हैं क्या वो मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो हमें किस तरीके से अपना डाइट को प्लान करना चाहिए दिन भर, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब 3 मील्स लेते हैं तो वो 3 मील्स हमारे कितने हेल्दी होने चाहिए, और एज के हिसाब से ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और जब हम एज की बात करते हैं तो फिर उसमें हमें ये ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी के बाद आपको ये होता है जी कि अच्छा आप कंसीविंग पोजीशन में हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर वो जो नखरा होता है ना कि मैंने ये नहीं खाना क्योंकि मैंने डाइट करनी है, वो नखरा कभी कभी आपको ना बड़ा नुकसानदेह साबित हो जाता है, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है। अब इसी पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शाज़िया इकराम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आप आई। मुझे ये बताएं कि जो अच्छा और हेल्दी खाना है वो खाना क्या होता है? लाइक बिल्कुल ताज़ा पका हुआ, या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे अक्सर औकात ऐसा होता है कि जी गैस नहीं आ रही हो, पका के आपने फ्रीज़ कर दिया, तो क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ हम ज़रा फ्रोज़न चीज़ों पर बात करें, या वो हेल्दी है? देखें, फ्रोज़न जो होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स हैं या कैंड फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें एक थोड़ा सा मिथ है कि वो शायद इतने अनहेल्दी नहीं है जितना समझा जाता है। अच्छा। अगर वो शुगर सिरप के अंदर या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वगैरह के अंदर उनको नहीं आपने रखा हुआ। वजह यह है कि उसको जब फ्रूट प्लग होता है तो अपनी सबसे प्राइम कंडीशन में होता है, सबसे अच्छी कंडीशन में होता है। तो वो जो फार्म टू मार्केट जर्नी है जिसके अंदर स्पेशली कई वाइटमिन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू सन एक्सपोजर, एयर एक्सपोजर, हीट एक्सपोजर, वो उस लिहाज से कम उसकी वो हैंडलिंग होती है, तो वो बहुत प्राइम कंडीशन में उसकी न्यूट्रिशन होती है और वो फिर फ्रीज हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये है कि अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है टू फ्रेश फूड एंड फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, अब इसका समझाने का बड़ा सिंपल तरीका है कि दे आर 2 एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक एंड है जो हेल्दीएस्ट है, विच इज़ कॉल्ड होल फूड्स। होल फूड्स का मतलब ये है कि आप मार्केट गए, आपने अपनी ग्रोसरी बास्केट के अंदर एग्जैक्टली आपको पता है आपने क्या चीज़ डाली है, वो किस कंडीशन में है, उसको आप घर लेके आए, आपको ये पता है आपने कुकिंग मेथड क्या यूज़ किया है, कि आपने डीप फ्राइंग किया है, आपने कौन से ऑयल्स यूज़ किए हैं, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स तो नहीं है, हेल्दी वाले हैं विच आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू, उसके अंदर मसाले कौन से गए हैं, सॉल्ट कितना गया है, एडेड शुगर है कि नहीं है, ऑल दीज थिंग्स। सो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फ्रेश फूड एट होम तो ऑब्वियसली नथिंग लाइक इट, ठीक है। नाउ देयर इज द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज़ द अनहेल्दीएस्ट, विच इज़ प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे जो प्री प्रिपेयर्ड, प्री पैकेज्ड फूड्स होते हैं, जो हमारे 70% हमारा सोडियम इनटेक है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो हो जाए तो और बहुत बीमारियां आगे होती हैं।
So 70% of that you get from all these pre-packaged foods and everything, ठीक है? So which means कि you are taking an excess of salt. उसके बाद यह है कि you probably have added sugars in them ताकि उनकी palatability या flavor ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, एंड फिर उनकी फूड प्रोसेसिंग कैसे हुई हुई है, कौन से मैकेनिज्म के अंडर गो वो किया है, तो वो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ठीक है? अभी पूरी दुनिया कोविड से गुजरी, अभी उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते जाएंगे और डिजीज़ेस आती हैं, नहीं आती, सो देयर इज ऑलवेज अ फ्लक्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स और द अदर. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि योर बॉडी इज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसका पता भी नहीं चलता. और लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती हैं. सो इसमें यह है कि आप होल फूड्स की तरफ जाएं. कभी कभी ऑब्वियसली we're all humans, life happens, there's always going to be, you know, you'll be socializing, there'll be occasions when you would want to eat out. तो उसमें यह है कि आप उसको few and far between रखें. That would be the exception, not the rule, not the routine. Because nowadays, like you talked about children, बच्चे बहुत ज़्यादा ये होता है कि they just simply, you know, home delivery हो रही है, they just don't like home cooked food. तो आपने पैलेट, फैमिली की पैलेट डेवलप भी करनी है. ये तो डिफरेंस आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, लेकिन एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है हर घर में, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर. सब चाहते हैं कि वो खालिस दूध पिए, लेकिन अवेलेबल नहीं है. किसी पर शक किया जाता है कि वो दूध में पानी मिला रहा है, कहीं ये कहा जाता है कि जो पैकेट आपके आते हैं दूध के वो वैसे ही हेल्दी नहीं है. क्या करना चाहिए? दूध इनटेक तो बड़ी ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, जब आप डेयरी की बात करते हैं, दूध है, योगर्ट है, चीज़ है, ठीक है, बटर जो है that is saturated fat, so I do not recommend butter. Again, few and far between हो गया, but saturated fats are harmful fats जो आपके LDL levels को blood में ज़्यादा करते हैं. अच्छा, बाकी जो डेयरी है जिसमें चीज़ है, योगर्ट है, मिल्क है, अगेन उसके अंदर यानी बच्चों में तो चलें फिर भी they can probably get away with it up to a certain age, but after childhood and maybe adolescence आपको you should take low fat dairy. बिकॉज अगर आप फुल फैट डेयरी लेते हैं या होल मिल्क लेते हैं फॉर दैट मैटर, उसका प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स हैं और उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ ट्रांस फैट्स भी हैं, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ फैट, जो आपके LDL को ज़्यादा करता है और HDLs को, जो गुड फैट्स हैं, ब्लड में कम कर देता है. सो बेसिकली येस, मिल्क इज़ फैंटास्टिक. आपने औरतों की भी बात की, यू नो, उनकी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बोन ग्रोथ चाहिए, एल्डरली इंडिविजुअल्स को चाहिए. सो येस, मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपको प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, बहुत ज़्यादा वाइटमिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे. बट प्लीज़ कोशिश करें कि ज़्यादा आप लो फैट डेयरी में रहें. फुल फैट डेयरी को अवॉइड करें तो वो आपके कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के लिए या डायबिटीज़ के लिए ये बेहतर होगा. हमारे रूटीन्स में इतने एक्सरसाइज वाले हैं नहीं और फिजिकल एक्टिविटी हमारी इतनी होती नहीं. एग्जैक्टली. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे कि हम बात करते हैं जब स्पेशली बच्चों की, तो माएँ ये बहुत परेशान हो जाती हैं कि जी बच्चों को खाने के लिए क्या देना है, क्योंकि बच्चे ना तो प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं, ना लंच करते हैं. उनको होता है मंचिंग शिंचिंग. हमारे पास बस जो है वो स्नैक्स हों, चॉकलेट्स हों. तो मैं जो ये परेशान है कि बच्चों का डेली रूटीन का आपने उनका इंटेक बड़ा अच्छा करना है, वो क्या? राइट. अच्छा, एक तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो ईटिंग पैटर्न्स हैं उसमें हमारे स्टेपल्स के अंदर यू हैव राइस और यू हैव रोटी या यू हैव ब्रेड, ठीक है, या बन्स हो गए, जो भी है. सो एक तो आप ये बचपन से अपनी फैमिली के बच्चों को और अपने बाकी भी घर के सब लोगों को कोशिश करें कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की बजाय होल ग्रेन्स लें. होल ग्रेन्स का मतलब है ब्राउन राइस, उसका मतलब है होल व्हीट ब्रेड, उसका मतलब है बाले जिसमें जौ है या मिलेट्स जो बाजरा है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स. इसी तरह कीनवा है. सो बेसिकली जो भी होल ग्रेन्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करें इंस्टेड ऑफ सफ़ेद चावल, वाइट ब्रेड, रिफाइंड फ्लावर जो बिल्कुल सफ़ेद आटा होता है, उसको थोड़ा कम. बच्चों के लिए ये है कि आप इवन जो आपका फ्लावर है, होल व्हीट फ्लावर, उसके अंदर आप बेसन भी मिला सकते हैं, विच इज़ अगेन चिकपी पाउडर. सो चिकपीज़ या ये जो लिग्यूम्स की फैमिली है जिसके अंदर चने आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स आती हैं, इसके अंदर दालें आती हैं. सो दैट्स यू नो वेरी वेरी गुड न्यूज़
कि these are one of the healthiest source of carbohydrates, one of the healthiest source of protein as well as fiber. लेकिन देखिए ना हमारे बच्चे जो है वो दाल नहीं खाते। अच्छा, दाल अगर नहीं भी खा रहे तो ना अम्मा उन्हें फोर्स करती हैं दाल खाने के लिए, फिर कहते हैं हमारे बच्चे को तो दाल पसंद नहीं है। लेकिन आई थिंक माओ को दालों के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को आप खिलाएं दाल। खिचड़ी जैसे बात कर रहे थे हम कि आप मे बी ब्राउन राइस के साथ आप दालें मिला लें, खिचड़ी बना लें, दैट इज़ वेरी ब्लैंड, तो चिल्ड्रन डोंट माइंड इट। उसके साथ आप उनको योगर्ट भी दे सकते हैं विच इज़ अगेन वेरी गुड, डेयरी का भी उनका इंटेक हो जाएगा। तो एक और चीज़ प्लीज़ जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन बचपन से पैलेट्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिटेरेनियन बेल्ट में जाएंगे या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाएंगे, वो लोग एक तरह के खाने खाते हैं। साउथ एशिया में हम लोग एक तरह के खाते हैं, अमेरिका में एक और तरह के स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है। सो बेसिकली जो पैलेट डेवलप करनी है वो बचपन से ही होती है। बाद में जब कोई डिजीज कंडीशंस डेवलप हो जाएं एंड देन समबडी टेल्स यू कि यू कांट हैव दिस एंड यू कांट हैव दैट, दैट्स मच मोर ऑफ अ हार्डशिप, एंड बाय देन प्रॉब्ली इट्स अ लिटिल लेट, क्योंकि चीज़ें डेवलप हो गई हैं। तो उसमें जो अभी तो हम फ्लड से भी गुजर रहे हैं, ठीक है ना। सो जो another thing which we must bear in mind is कि जो environmental sustainability की आप बात करते हैं कि climate change को आप कर्ब कर सकें, उसके साथ जो healthy eating pattern है which includes a plant based diet, आप बिल्कुल चिकन खाएं, फ़िश खाएं, ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट में ज़रा प्लांट्स थोड़े ज़्यादा कर दें अपनी डाइट में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आजकल खासतौर पर जैसे हम जिक्र कर रहे थे मैदे की बीमारियां हों या दिल के अमराज हों, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऑयल बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है खाने में, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राई की जाती हैं, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा ऑयल बेहतर है जो हमें खानों में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो दिल की बीमारियाँ थोड़ी सी कम हो जाए हमारी सोसाइटी में खासतौर पर? राइट। अच्छा देखिए, ऑयल्स या फैट्स बेसिकली जो होते हैं, एक तो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं जिसके अंदर ऑलिव ऑयल आ जाता है, ठीक है, या आपके होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें फॉर एग्जांपल सोयाबीन ऑयल आ जाता है, कॉर्न ऑयल आ जाता है, सनफ्लावर ऑयल आ जाता है। सो जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं दे आर हेल्दी बिकॉज वो आपके LDL लेवल्स को कम करते हैं ब्लड के अंदर। ऑन द अदर हैंड यू हैव अनहेल्दी फैट्स विच आर सैचुरेटेड फैट्स जिसके अंदर आई एम अफ्रेड घी आता है, दैट इज सैचुरेटेड फैट, एंड देन दे आर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है, जो बेसिकली होते तो ऑयल्स अनसैचुरेटेड हैं बट आप उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर देते हैं तो उसको पार्शली हाइड्रोजनेट कर देते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी प्रोसेस की वजह से ट्रांस फैट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ट्रांस फैट्स का जो आपका डेली इनटेक है वो रिकमेंडेशन ये है कि वो मिनिमल होना चाहिए एंड इट शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ योर टोटल कैलोरिक इनटेक फॉर द डे, and the lesser the better. So trans fats क्योंकि उसके अंदर create हो जाएंगे, those are unhealthy fats. एक जो हमने बाहर के खानों की और डीप फ्राइड और जो दोबारा फॉर एग्जांपल आप बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, यू डोंट नो कि उस ऑयल के अंदर कितनी मरतबा डीप फ्राइंग हुई है, अगेन ट्रांस फैट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक द थिंग इज़ कि आप घर में अगर खाना बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें जो इनटेक जा रहा है न्यूट्रिएंट्स का उसको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर आप इस तरह की चीज़ें करें कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम और विटामिन डी एक मील के अंदर आपने खाने में डाल दिया बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। कैल्शियम और विटामिन डी अगर इकट्ठा जाएंगे तो उनकी एब्जॉर्ब जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल आयरन और विटामिन सी खानों में इकट्ठा कर देंगे जो आप खाने बना रहे हैं तो अगेन एब्जॉर्प्शन उनकी वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। खानों का तरीक़ाकार भी थोड़ा सा बदल लें, उससे थोड़ा आप हल्का जो ग्रिल कर लेते हैं, जैसे बारबेक्यू किया जा सकता है, ऐसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच साहिबा, बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव हमें तमाम बातें बताई हैं, किस तरीके से हमें दिन गुजारना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब सबकी परेशानी कि बदलता मौसम है और बदलते मौसम में हम ये देखते हैं कि जी खाने पीने की रूटीन बदल जाती है, मिजाज में तबीयत में तब्दीली आती है और हमारी जो तबीयत है, हमारा जो मिजाज है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी हेल्थ पे। अब ये तो बड़ों की मैं बात करूँ, आप सोचें कि अगर बड़े डिस्टर्ब होते हैं तो बच्चे किस हद तक मुतासिर होते होंगे बदलते मौसम से। वो कौन सी एहतियाती चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है भाई, क्योंकि सर्द मौसम आ रहा है, सर्द मौसम में माओ को ये होता है कि बच्चों को बड़े गरम
गरम शाजिब कपड़े पहनाएं कि आप बड़ा कॉमन हो जाता है, गला खराब हो रहा है, फ्लू हो रहा है, अब मेरी अम्मी कहती हैं जी आप सर्दी में बच्चे की छाती को ना कवर रखें ताकि बच्चे को फ्लू ना हो। अब जाहिर सी बात है माओ को ये मसला होता है, जाहिर है बाहर आना जाना, कभी हवा लगी गई है तो फिर आपने क्या करना है, बच्चे को किस तरह से आप सेफ रख सकते हैं। हर्बलिस्ट रानी आपा इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, कहीं आ चुकी हैं, तो बच्चों को आप किस तरह से सर्दी से बचा सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि मौसम बदल रहा है, सर्दियां आ चुकी हैं लेकिन कराची में सर्दी नहीं आई और यही ज्यादा बीमारी का सबब है। दस्तक दे रही है ना जी, यही ज्यादा बीमारी रात ठंडी है, दिन गर्म है। क्या रात बहुत ज्यादा काफ़ी इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है जी कि अब एसी का तो इस्तेमाल रात को बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब माएँ भी परेशान होती हैं, बच्चे बूढ़े सभी परेशान होते हैं कि इस मौसम में क्या करें। बाहर जाएं तो लू चल रही है, घर में आकर एसी चला के बैठे तो एकदम से बहुत ज़्यादा सर्द मौसम हो जाता है। ये गर्म और सर्द मिलके इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है और सबसे बड़ों पर भी इसका बहुत ज़्यादा मौसम का क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं आप? जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर सबसे ज़्यादा बदलते मौसम के लिए बच्चों में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है कि बच्चों को खांसी, हम दिन के वक्त बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। जब खुला छोड़ते हैं वो ठंडा पानी भी पी लेते हैं बाहर। जी सर्दी लग गई लग रहा है इसको भी। मौसम का असर होता है, बच्चों को छींकें आने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है, खाने पीने में प्रॉब्लम हो जाती है और उनका खाने को दिल नहीं चाहता, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नज़ला बहुत ज़्यादा हो जाता है। सम टाइम बच्चों की नाक बहती है और सम टाइम नाक बंद हो जाती है। ये सारे मसाइल ऐसे। और जब ये नज़ला ज़ुकाम हद से बढ़ता है तो बुखार का इंडिकेटर होता है। जब बुखार आता है तो बच्चे को बिल्कुल ही लेथार्जिक कर देता है। तो इन तमाम ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इससे बचने के लिए अपने बच्चों के लिए माएँ हमेशा ही बहुत केयरफुल होती हैं, लेकिन फिर भी हम गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि शायद इनमें से कोई कमी रह गई हो तो अपने बच्चों के लिए यह ज़रूर कर लीजिए। देखिए जब बच्चा बीमार होता है हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं और ऑब्वियसली जाना चाहिए। अगर बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल अपने घर की डॉक्टरी ना करें, आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन अगर इनिशियली आप बच्चे की केयर कर लें घरेलू तौर पर, और वो किस तरह होती है मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को अगर आप कहें तो मैं हाँ बिल्कुल आप हम किचन में चलते हैं और हम बारहा ये बात करते भी हैं कि प्लीज़ आप घर में डॉक्टर नहीं बने, बल्कि आप खुद डॉक्टर से रुजू करें। अगेन वही कि आपके किचन में जो है वो चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं आपा कि आप जो हैं उनसे चीज़ें बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं ताकि आपके बच्चे जो हैं वो हेल्दी भी रहें और फिर उन्हें ना तो फ्लू हो ना ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो। तो आपा वो क्या चीज़ें हैं जो कि माए घर में कर सकते हैं? सबसे पहले हम बताते हैं नज़ला ज़ुकाम का इलाज। अच्छा। अगर बच्चों की नाक बह रही है या नाक बंद हो गई है या आंखों से पानी बह रहा है, आवाज़ ख़राब हो गई है, गला बैठ गया है, खांसी हो रही है बच्चे को, और जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो बच्चा खाने पीने से भी इनकार कर देता है, उससे खाया नहीं जाता, उससे क्या कहते हैं हम कि उसके गले आ रहे हैं। इन तमाम के लिए इनिशियल जो एक इलाज है बहुत ही सादा सा इलाज है और वो ये है, मैंने पहले से तैयार करके इसको रख लिया है चूल्हे पर आपको दिखाने के लिए कि मैंने 1 कप पानी ले लिया। ठीक है। 1 कप पानी को आप चूल्हे पर रख दें और 3 मैंने इसमें छुआरे बारीक बारीक काट कर डाल दिए थे। छुआरे इतने उबले कि ये इतने फूल गए हैं, सही है, यानी इसका पूरा अर्क इस पानी में आ चुका है और इसके अंदर हम बिल्कुल आसान तरीके से ये जो छुआरे बॉईल हो गए हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा ये मेथी दाना डाल देंगे। ठीक है। तकरीबन अगर चमचे से लें तो आधा टीस्पून हम डाल देंगे। पहले ये अच्छी तरह जब छुआरे पक जाएंगे उस वक्त हम लेकर और इसमें आधा चम्मच ये डाल देंगे। मेथी दाना डाल दिया। मेथी दाना डाल दिया और इसको हमने मज़ीद पकने के लिए 1-2 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। 1-2 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से इसका असर भी इसके अंदर आ जाएगा और फिर जब अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप इसको छान लीजिए स्ट्रेनर के साथ और अगर बड़ा है तो वो गरम गरम पिए, इतना कि उसके लिए काबिल बर्दाश्त होगा। कोसा ना जी, गले को जरा सुकून दे। और बच्चे को अब बिल्कुल इतना नीम गरम के बच्चा आपका पी सके, ठंडा ना करें, ये इतना कि बच्चे को, माँ को पता होता है कि बच्चा कितना हल्का सा गरम ले सकता है। सही है। बस उसके बाद आप ये और कोशिश ये करें कि ये रात को सोते वक्त, यानी ये बच्चे और बड़े दोनों के लिए फायदा। अच्छा आप जरा मुझे बताएं किस एज के बच्चे को हम ये दे सकते हैं? देखिए बहुत छोटे बच्चे जो मदर फीड पे हैं या मैं कम से कम 6 माह के बच्चे को मैं
कहूँगी कि दें, इससे छोटे बच्चों को बिल्कुल ना दें, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा बहुत कमज़ोर होता है, और अगर कुछ भी हो जाता है ऐसी चीज़ों तो माँ कहती है हाय मैंने इसको ये दे दिया था, उससे ऐसा हो गया था। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। 6 माह का कम से कम बच्चा, उसको यानी बड़ा तो इसका 1 कप पिएगा, लेकिन 6 माह के बच्चे को आप 2 टीस्पून देंगी, 2 टीस्पून। और अगर नज़ला नहीं भी है तो एहतियातन दे देंगी ताकि वो नज़ले से बच सके। जब ये अच्छी तरह देखिए इस तरह इसमें बॉयल आने लगा, और इसको मेथी डालकर बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और ऑलरेडी ये छुआरे से मीठा हो चुका है, इसकी शक्ल ये होगी। इसको हम छान लेंगे, और इसको ये कहवा बड़ों के लिए 1 कप और बच्चे के लिए 2 टीस्पून होंगे। बच्चे बड़े गरम गरम ऐसा स्टीम निकलता है। आप इसको चाय की तरह, या आप इसको जैसे आप ग्रीन टी पी रहे होते हैं, आप उस तरह भी पी सकते हैं। जाहिर सी बात है कहवा है आपकी हेल्थ के लिए, और अगर आपको फ्लू है या कुछ भी, अगर आपका गला खराब है तो ये उसके लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, और इसमें आपको तीसरी चीज यानी मीठा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे छुआरे हैं ना, तो ऑलरेडी मीठा हो जाएगा, और इसकी ये शक्ल होगी। ठीक है जी, मैं चाहूंगी जरा हमारे कैमरामैन भी दिखा दें। जी बिल्कुल, इसकी ये शक्ल है जी इसकी। और ये बड़ा मजे का बना होगा क्योंकि छुआरों से बना है, तो छुआरे तो वैसे ही बहुत, और छुआरों को इतना बॉईल करेंगे कि ये इस शक्ल में आ जाएं, इतने मोटे हो जाएं, इतने फूल जाएं। ठीक है। और अगर और जल्दी बनाना चाहते हैं तो 1 कप, ये 3 छुआरे 1 आदमी की बड़े की खुराक है, तो इसको काट कर आप रात को 1 कप में भिगो दें, वो रात में भी फूल जाएंगे। सुबह आपको जल्दी से सुबह आप भिगो दें तो रात को पी लें, अगर रात को भिगो दें तो सुबह इस तरह बनाकर, यानी सिर्फ 1 बार पीना है। तो आप ये 3 छुआरे बड़ों के लिए, और अगर बच्चे के लिए बनाना, बच्चे का इसमें आप सिर्फ 2 टीस्पून देंगे। अच्छा, इसमें से यानी 3 के लिए से जो बाकी बच जाता है वो आप खुद ही पी लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ के लिए बड़ा बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 छुआरा लेंगे अगर सिर्फ बच्चे के लिए बनाना है। लेकिन अगर माँ मदर फीड पे तो माँ ज्यादा पिए और बच्चे को इसको सिर्फ 2 टीस्पून दे तो बहुत अल्लाह के फजल से बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। और जनाब अब हम आते हैं खांसी का इलाज। खांसी चाहे बड़ों को हो, अमूमन बच्चों को, कि ये आप एक बहुत ही आसान और सादा और बहुत मज़ेदार सी फक्की मैं आपको बता रही हूँ खांसी के लिए। इसमें डलेंगी जनाब ये 4 चीज़ें। इसमें हम लेंगे तकरीबन 10 ग्राम या 1 बड़ा टेबल स्पून, हमने 1 टेबल स्पून हमने ले लिया इसमें सूखा धनिया। ठीक है। और 8 से 10 हमने ले ली इसमें से छोटी इलायचियाँ। चाहे तो इसके दाने निकाल लें, चाहे तो इसको साबुत ही ग्राइंड कर लें। ठीक है। और उसके अंदर इतनी ही हम यानी 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और 2 टुकड़े ये हम डालेंगे इसमें दालचीनी। ठीक है। इन 4 चीज़ों को हम ग्राइंड करके, यहाँ से मुझे ग्राइंडर कुछ नज़र नहीं आ रहा छोटा वाला, तो मैं उसको ग्राइंड करके दिखा सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक फक्की है। और अपने बच्चों को आधा टीस्पून आप मुंह में डाल दें, वो चूसते रहेंगे, बहुत मज़ेदार है, तो बहुत ही फ़ायदा होगा बच्चों को। और खांसी इस वाले में नहीं हम कर सकते आपा, ये बहुत बड़ा है तो इसमें ये बिखर जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये है चाहे तो करके देखिए जी, फक्की है ये। और ड्राई ही रखना है, ड्राई ही रखना है। जी सही है, सही इसको ड्राई ही रखना है। मैं देख लेती हूँ कि अगर इसमें हो जाए। ठीक है। ये लेना है 1 टेबल स्पून हमने इसमें साबुत धनिया। ठीक है। 2 मैंने आपके सामने इसमें डंडियाँ डाल दी हैं इसकी। और इसमें हम लेंगे 8 से 10 छोटी इलायचियाँ। छोटी इलायची 8 से 10 चाहिए। सब तो आप उसके अंदर से बीज निकालें, आप साबुत डाल लेना। और 1 टेबल स्पून इसमें हम लेंगे चीनी यानी शुगर। ठीक है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये जो मसाले वाला आपका वो होता है उसमें आप इजीली छोटी वाली जो होती है ना, हाँ, इसके अंदर ये ड्राई मसाले के लिए वो है, उसमें बहुत आसानी से पिस जाती है। ठीक। हाँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करती है, जंग हो जाती है इसमें। सही। प्रॉपर आपने जो इसको ग्राइंड कर लिया। जी प्रॉपर। और उसमें करेंगे आप तो ज़्यादा बारीक हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसकी स्मेल भी कितनी प्यारी आ रही है ना। अच्छा जी, मैं चाहूँगी ज़रा ये अब हम कैमरे में भी दिखा दें कि अगर खांसी है आपके बच्चे को या बड़े को किसी, आप ये फक्की बना सकते हैं। और फिर वही बात है कि आप इसको थोड़ी सी, आप ये 1 टेबल स्पून आप मुँह में रखें। जी फक्की को। ठीक है। नहीं, छोटे बच्चों को आधा टीस्पून उनके मुँह पे रखेंगे
बच्चे ऐसे बहुत मज़े से उसको चाटते रहेंगे और बड़े 1 टीस्पून। इसके बाद ना पानी पीना है ना चाय, बस ऐसे ही इसको खा लेना। सही है, बिल्कुल ड्राई। जी ठीक है। चले जी, ये तो था कि अगर आपको खांसी, आपको जुकाम है, चूंकि मौसम बदल रहा है तो खांसी जुकाम हर घर में होता है। अब घर में ये चीज़ें हैं, आप इजीली बना सकते हैं। आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।